हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं जीरो लेवल से, एकदम शुरू से, जिसका प्रयोग आप किसी भी एग्जाम में कर सकते हैं जहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। मुख्य रूप से टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जो भी टीजीटी, पीजीटी या उससे ऊपर के लेवल के एग्ज़ाम हैं उनमें बखूबी ये काम आएगा। तो हम लोग इसका परिचय पढ़ चुके थे, काल विभाजन, नामकरण, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके थे। अब आदिकाल आज से शुरू करते हैं। आदिकाल में बता दें, इसका नामकरण और काल विभाजन जो है इसका हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिए। इसका मतलब दोबारा कराने का कोई वो नहीं है कि ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, चाहिए तो आपको करवा भी देंगे, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं वैसे आप करिए और एक नोट्स बनाइए जिसमें आपको एक चीज़ें एक जगह मिले, नोट से कम हो, और उसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है ना, कन्फ्यूजन ना हो ताकि। तो इसका नामकरण और काल विभाजन बता दिए थे। अब बता रहे हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इनका सबसे प्रामाणिक माना गया है और उसी को बेस बनाकर सभी हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग मैक्सिमम पुस्तकें लिखी गई हैं। बाद में कहीं ना कहीं उसको ध्यान में जरूर रखा गया है, उसको क्रॉस करके नहीं चले हैं कोई कहीं ना कहीं मिलाए हुए हैं, चाहे डॉक्टर बच्चन सिंह हुए चाहे कोई भी हो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका क्या किया है, नामकरण किया है वीर गाथा का। इसको क्या कहा उन्होंने, वीर गाथा का, आदिकाल या वीर गाथा काल। ठीक। अब वीरगाथा काल इन्होंने क्यों कहा, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा, या इसको आदिकाल क्यों कहा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे हम। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है साहित्य प्रवृत्ति एवं 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। ठीक है, इसको लिखते हुए जरूर चलेंगे हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य आरसी शुक्ल लिख दे रहे हैं। साहित्य प्रवृत्ति एवं साहित्य प्रवृत्ति एवं 12 ग्रंथों के आधार पर 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल भी या वीरगाथा काल कहा। क्लियर। ये 12 ग्रंथों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको आदिकाल को क्या कहा है, वीरगाथा काल का। और वो 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं, विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं, और अब आप अगर पढ़े होंगे तो भी, नहीं पढ़े होंगे तो भी इसका नाम जरूर सुने होंगे। जैसे विजयपाल रासो हो गया, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, हमीर रासो, इन सभी चीज़ों का नाम तो सुने ही होंगे आप। ठीक है, वो 12 ग्रंथ कौन से हैं यहाँ पर देखते हैं। 12 ग्रंथों में से 2 पार्ट में हम इसका डिवाइड करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, ठीक है। विजयपाल रासो को किसने लिखा है, नल सिंह ने लिखा है। किसने, नल सिंह ने। दूसरा ग्रंथ है हमीर रासो, हमीर रासो, और इसके रचनाकार जो हैं सारंगधर माना जाता है, या सारंगधर भी कहीं कहीं मिलता है, सारंगधर। ठीक ना, सारंगधर भी बोलते हैं।
ये हो गए हमीर रासों के रचनाकार। उसके बाद कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और एक है कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों रचनाएं जो हैं ये विद्यापति की हैं। किसकी हैं? विद्यापति की। क्लियर? विद्यापति की हैं और इनको साहित्यिक पुस्तकें कहा गया है। साहित्यिक पुस्तकें, ठीक ना? साहित्यिक पुस्तकें कहा गया है इन चारों को। कौन कौन? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इन चारों को साहित्यिक पुस्तकें कहा गया है। उसके बाद आ जाता है, और अभी कितना बच गया? 8। ठीक ना, अभी कितना बच गया? 8। आठों का नाम है विसल देव रासो, विसल देव रासो, खुमाल रासो, खुमाल रासो। अब विजय जो विसल देव रासो है ये नरपति नाल की रचना है। नरपति नाल की रचना है विसल देव रासो। ठीक, अब इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? 20 नर याद कर लीजिए, बहुत कन्फ्यूजन होगा भविष्य में चल के, ये ध्यान रहे। विसल देव रासो 20 नर याद रखिए, 20 नर। खुमार रासो के कौन है? तो दलपति विजय, दलपति विजय। यहाँ पे खुद याद कर लीजिए, ठीक है? ट्रिक बता दें, जो ट्रिक है यहाँ पे 20 नर, ठीक है? इसको याद कर लीजिए खुद। ये बहुत काम आएगा, क्योंकि आपको भविष्य में चल के कन्फ्यूजन होने वाला है। और उसके बाद जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार जी हैं, भट्ट केदार। क्लियर? उसके बाद पृथ्वीराज रासो, बहुत चर्चित है, पृथ्वीराज रासो। और ये किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, चंद्रबरदाई की रचना है। उसके बाद परमाल रासो, परमाल रासो आ गया। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की। इसका ट्रिक अगर याद करें तो जग पर याद कर लीजिए, ठीक है? उसका जय मयंक जय चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, ठीक है? और इसके रचनाकार मधुकर कवि हैं। कौन है? मधुकर, मधुकर कवि हैं। उसके बाद एक आ जाता है विद्यापति की पदावली। सिंपल सी बात है, किसकी होगी? विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली विद्यापति की रचना है। और एक लास्ट में आ गया अमीर खुसरो की पहेलियां। अमीर खुसरो
की अमीर खुसरो की पहेलियाँ। ये अमीर खुसरो की रचना है। और ये जो चार रचनाएं ये देश भाषा की पुस्तकें हैं। देश भाषा की पुस्तकें, चार इसमें से साहित्यिक पुस्तकें हैं और 8 इसमें से देश भाषा की पुस्तकें हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुल 12 रचनाएं रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग हैं, जिसके अनुसार जिसको आधार मानकर ये आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। और वो 12 कौन है? विजयपाल रासो, जिसके रचनाकार नल्ह सिंह जी हैं। हमीर रासो सारंगधर की रचना है या सारंगधर। कीर्तिलता कीर्तिपताका विद्यापति की रचना। ये 4 पुस्तकें साहित्यिक पुस्तकें हैं और ये पूछा जाएगा इसमें कौन साहित्यिक पुस्तकें थीं और कौन देश भाषा की पुस्तकें थीं। ठीक है, तो ये 4 हो गए। बाकी बिसलदेव रासो, नरपतिनार बीसनर, खुमाल रासो खुद कर मतलब दलपति विजय, और जयचंद प्रकाश जो है भट्ट केदार, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, परमाल रासो जगनिक, जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, विद्यापति की पदावली विद्यापति, अमीर खुसरो की पहेलियाँ जो है अमीर खुसरो की रचना है। तो ये 12 रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं। देश भाषा की पुस्तकें 8 हैं और साहित्यिक पुस्तकें 4 हैं। क्लियर हुआ? ठीक है ना, आदिकाल के बारे में। और इसमें से जो है बिसलदेव रासो और खुमाल रासो परवर्ती ग्रंथ सिद्ध हो चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बिसलदेव रासो और तथा खुमाल रासो परवर्ती ग्रंथ सिद्ध हो चुके हैं। क्लियर? ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, हमीर रासो अप्राप्त ग्रंथ है। हमीर रासो अप्राप्य ग्रंथ है, मतलब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसका पूरा वर्जन अभी नहीं मिला है। जयचंद प्रकाश एवं जयमयंक चंद्रिका नोटिस मात्र है। जयचंद प्रकाश एवं जयमयंक जस चंद्रिका जयमयंक जस चंद्रिका नोटिस मात्र है। ठीक ना, ये क्लियर हुआ है? आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो आदिकाल की विशेषताएं हैं उसको देखेंगे, मतलब आदिकाल में रचनाओं की विशेषताएं क्या थीं। ठीक है,
ये चीज़ क्लियर हो गया। देखो बिसल देव रासो और खुमाल रासो जो है प्रवर्ती ग्रंथ हैं। हमीर रासो प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। जयचंद प्रकाश एवं जयमंक जस चंद्रिका सिर्फ नोटिस मात्र है, कुछ इसके प्राप्त हैं। और अगर विशेषताओं की बात करें, आदिकाल की विशेषताएं, आदि काल की विशेषताएं, ठीक है। आदिकाल की विशेषताओं की अगर हम बात करें, इसकी दो सामान्य विशेषताएं हैं। आदिकाल की सामान्य विशेषताएं दो हैं। एक है भाव पक्ष, दूसरा कला पक्ष, ठीक है। अगर भाव पक्ष की बात देखें, अगर हम भाव पक्ष के अलावा एक चीज़ बता दें, जैसे आप पहले अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी इस समय कर रहे हैं, तो आप जब बच्चे रहे होंगे उन दिनों की बात है कि दादा दादी कहानियाँ सुनाया करते थे, भूतों प्रेतों की और किसी राजा महाराजा की, और कई एपिसोड भी ऐसे बनते थे पहले। और आलिफ लैला आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे जानते होंगे आप, जैसे नायक के मार्ग में शैतानी शक्तियाँ आ जाती हैं, नायक जाता है तो शैतानी शक्तियों के बारे में, और पक्षियों से क्या संदेशे पहुँचाए जाते हैं, परेवा से संबंधित कबूतर से संदेशे पहुँचवाए जाते हैं। कोई कोई बीच में शक्ति आ जाती है, कई खजाने मिल जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है, कहीं जानवर कोई बहुत सहयोगी होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, ठीक है, कुछ आध्यात्मिक शक्ति होती है उसके पास। ये जहाँ पे इन चीज़ों का डिस्कस आए तो वो आपको आदिकाल में ही मिलेगा, ठीक है, इन सब चीज़ों का, ठीक है ना। ये भाव पक्ष में अगर बात करें हम, तो युद्धों का सजीव वर्णन, ठीक है, युद्धों का सजीव वर्णन इसमें आएगा। युद्धों का सजीव वर्णन, ये आइए अगर पूछ दिया युद्धों का सजीव वर्णन किस काल की विशेषता है, तो आपको बताना। देखिए ये पूछेगा जरूर, ये सब पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर का, अगर आप प्रश्न देखेंगे तो युद्धों का सजीव वर्णन और जो भी इसकी विशेषता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा, ये कहाँ किसकी विशेषता है, तो ये आदिकाल की विशेषता है, ठीक है। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा किसमें की गई है, आदिकाल की यह विशेषता है, ठीक है ना। और दरबारी साहित्य, काव्य तथा राष्ट्रीय चेतना की अनुपस्थिति, दरबारी साहित्य, दरबारी साहित्य, काव्य तथा राष्ट्रीय चेतना की अनुपस्थिति, काव्य तथा राष्ट्रीय चेतना की हीनता, अनुपस्थिति कह सकते हैं। क्लियर। श्रृंगारिता भी इसमें था एक विशेषता, श्रृंगारिता, श्रृंगारिता,
एक विशेषता इसका रासो ग्रंथ की प्रचुरता, रासो ग्रंथ की प्रचुरता। और यहाँ पे जो हम लोग देखे हैं, देखिए रासो ग्रंथ, खुमाल रासो, विशल देव रासो, जयप्रकाश पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। तो रासो ग्रंथ कहाँ मिलेंगे आपको? ये आदिकाल में मिलेंगे, ठीक ना। और उसके बाद इसमें वीरों की गाथाएं, वीरों की गाथाएं तथा ऐतिहासिक प्रामाणिकता का अभाव। ऐसे ऐसे ग्रंथ मिलेंगे आपको जिसके बारे में प्रमाण नहीं मिलेगा कि ये सही है, गलत है, कि ये मानसिक रचना है, ठीक है ना। परस्पर विरोधी काव्य प्रवृत्तियों का समाहार, परस्पर विरोधी काव्य प्रवृत्तियों का समाहार, ठीक है ना। और एक प्रकृति का आलंबन, आलंबन, प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों में चित्रण तथा कथानक रूढ़ियां, तथा उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण तथा कथानक रूढ़ियां। तो ये आदिकाल की कुछ ऐसी विशेषता है जो भाव पक्ष में आते हैं, भाव पक्षी विशेषता, भाव पक्ष की विशेषता, ठीक है ना। को आप भाव पक्षीय विशेषता भी कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कला पक्षीय विशेषता, ठीक है ना। इसमें प्रबंध एवं मुक्तक काव्य रूप मिलेंगे, प्रबंध एवं मुक्तक काव्य रूप, प्रबंधन एवं मुक्तक काव्य रूप मिलेगा इसमें। वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता, ठीक है, ये दोनों मिलेगा। देखिए वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता मिलेगी इसमें। मुक्तक काव्य रूप मिलेगा, प्रबंध और मुक्तक काव्य रूप मिलेगा। दोहा सोरठा, अपभ्रंश, डिंगल, पिंगल, मैथिली, डिंगल पिंगल मैथिली, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग, खड़ी बोली
भाषा का प्रयोग। ठीक ना। यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे डिंगल पिंगल है। मैथिली तो बिहारी हिंदी की एक बोली है, और ये डिंगल अपभ्रंश हिंदी जिस संस्कृत से पाली का विकास हुआ, उसके बाद प्रकृत का, उसके बाद अपभ्रंश आ गया। यहाँ पे डिंगल पिंगल जो भाषा दिया हुआ है ना, जो डिंगल है ये पश्चिमी राजस्थानी का भाषा है, जो गुजराती से काफ़ी प्रभावित है, और इसको मरु के नाम से भी जाना जाता है। जो पिंगल है ये पूर्वी राजस्थानी का भाषा है, और यह ब्रज भाषा से प्रभावित है। ठीक है, कौन? पिंगल। इसको भाटों द्वारा जो है उपयोग किया जाता है। भाट एक जनजाति है। ठीक ना। और इसके बाद देखते हैं आगे, दोहा। दोहा सोरठा, दोहा का नाम सुने ही हैं आप लोग। दोहा सोरठा, दोहा सोरठा, दोहा सोरठा, छप्पय तोटक, तोटक, गाथा गाहा, गाथा गाहा। ये जो छंद है ना, इन छंदों का प्रयोग मिलता है कहाँ पर? आदिकाल में। ठीक है, ये आपसे पूछेगा कि ये सब छंदे, कौन सा छंद जो है यहाँ पर आदिकाल में प्रयोग में नहीं आता है, या कौन सा छंद प्रयोग में आता है। छंदों का प्रयोग। ठीक है। अत्युक्ति तथा अतिशयोक्ति अलंकारों की प्रधानता। अत्युक्ति तथा अतिशयोक्ति अलंकारों की प्रधानता। ठीक ना। तो ये इसके कलापक्षी विशेषता होगा। प्रबंध और मुक्त काव्य का रूप इसमें मिलेगा, वीर रस मिलेगा, श्रृंगार रस भी मिलेगा, और डिंगल पिंगल मैथिली खड़ी बोली भाषा का प्रयोग मिलेगा। ठीक है, अपभ्रंश का प्रयोग, डिंगल पिंगल का प्रयोग, मैथिली का प्रयोग और खड़ी बोली का प्रयोग मिलेगा। दोहा सोरठा, छप्पय तोटक और गाथा गाहा, इन सभी छंदों का इसमें प्रयोग मिलेगा। आप दोहा सोरठा के बारे में जानते होंगे, छप्पय के बारे में भी जानते होंगे, और आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। अतिशयोक्ति अलंकार इसमें प्रयोग में ज़्यादा लाया गया है। अतिशयोक्ति तथा अतिशयोक्ति अलंकार से एक है, राणा सोच रहे थे इस पार तब तक चेतक था उस पार। जब तक राणा सोच रहे थे तब तक चेतक उस पार था, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी तरह अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है ना। राहुल सांकृत्यायन जी हैं एक, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये क्या कहते हैं? अध्यात्म या रहस्यवाद, इसकी विशेषता बताते हैं। अध्यात्म या रहस्यवाद। दूसरी विशेषता बताते हैं निराशावाद। एक और विशेषता बताते हैं युद्धवाद या वीर रस। ठीक ना, युद्धवाद या वीर रस, इन सभी की इसमें क्या मिलेगी आपको? प्रधानता। ये किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार आदिकाल की विशेषता। ठीक ना। और उसके बाद एक चीज़ हम बताए हैं इसमें,
ठीक है। क्या चीज़? जो रूढ़ियाँ हैं इसको देखेंगे, नोट कर लीजिए। नायक के मार्ग में शैतानी शक्तियाँ, नायक के मार्ग में शैतानी शक्तियाँ, नायक के मार्ग में क्या आ जाती हैं? शैतानी शक्तियाँ आ जाती हैं। पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजना, माध्यम से कथा संवाद, पक्षियों के माध्यम से कथा संवाद, पक्षियों तथा पथिकों के माध्यम से पथिकों के माध्यम से संदेश भेजना, जैसे बाहुबली में देखा है ना आपने, कबूतर के द्वारा भेजते हैं, बाज के द्वारा। नायक का पराशक्तियों से आशीर्वाद व सहयोग, नायक का पराशक्तियों से आशीर्वाद या सहयोग। यहाँ पर आप आशीर्वाद देख लीजिए, आशीर्वाद कई बार पूछा गया है। तो ये नायक जैसे जाता है, अलिफ लैला आप देखे होंगे, सुने होंगे तो जानते होंगे। उसमें क्या करता है? जीन जो मिलता है ना, सहयोग करता है नायक का पराशक्तियों से आशीर्वाद व सहयोग का मिलना। ये सब रूढ़ियाँ हैं, ठीक है। ये जो उस समय के कवि हैं, इन सब ऐसे सोच सोच के बहुत बढ़िया बढ़िया कथा उन्होंने गढ़ दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसे अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहते हैं। अनिर्दिष्ट लोक प्रकृति का युग, ठीक है। ये कौन बोला? आरसी शुक्ल। और ये भी वीर गाथा काल भी कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये दोनों कथन उनका। तो ये आदिकाल के बारे में आज देखें हम लोग एक क्लास, और इसको एक बार दोहरा लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य प्रवृत्ति एवं 12 ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल कहते हैं किसको? आदिकाल को। और 12 पुस्तकें इस प्रकार हैं, जिसमें 4 साहित्यिक पुस्तकें हैं और 8 पुस्तकें जो हैं देश भाषा की पुस्तकें हैं। जैसे विजयपाल रासो नल सिंह द्वारा रचित है, हमीर रासो सारंगधर या सारंगधर द्वारा रचित है। यहाँ पे घर लिख दिए हैं, घर नहीं धर, ठीक है। और कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति का है, बार बार आपसे मिलेगा। कीर्तिलता और कीर्ति पताका हमीर रासो विजयपाल रासो बार बार मिलेगा। इसको अभी से रटते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए इसको, ठीक है। बिसलदेव रासो 20 नरपतिनाल खुमाल रासो खुद दलपति जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, ठीक। उसके पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। और जयमंक जसचंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। विद्यापति की पदावली जो है विद्यापति की रचना है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ जो है अमीर खुसरो की रचना है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। बिसलदेव रासो तथा खुमाल रासो परवर्ती ग्रंथ ये सिद्ध हो चुके हैं। और उसके बाद हमीर रासो अप्राप्य ग्रंथ है। जयचंद प्रकाश एवं जयमंक जसचंद्रिका नोटिस मात्र की रचना है। आदिकाल की विशेषताओं में देखते हैं, सामान्यतः 2 विशेषताएं मानी जाती हैं, भावपक्षी और कलापक्षी। भावपक्षी में देख लेते हैं युद्धों का सजीव वर्णन, आश्रयदाताओं। युद्धों का सजीव वर्णन मतलब युद्धों का इतना सजीव वर्णन होता है, सजीव वर्णन होता है। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, जिससे जो राजा अपने कवियों को या जो कवि रचना रचता है उसको आश्रय देते हैं, उनकी ये क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। दरबारी साहित्य
काव्य तथा राष्ट्रीय चेतना की अनुपस्थिति में राष्ट्रीय चेतना की अनुपस्थिति रहती है। दरबारी कवि साहित्य की भी अनुपस्थिति रहती है। श्रृंगारिता इसमें है, युद्ध और जो वीर रस है वो भी है, श्रृंगार रस ये भी है। रासो ग्रंथ की प्रचुरता है इसमें, जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। वीरों की गाथाएं तथा ऐतिहासिक प्रामाणिकता का अभाव, ये जो वीरों की गाथाएं हैं ना, वो जो ऐतिहासिक है उसकी प्रामाणिकता उपलब्ध नहीं है। परस्पर विरोधी काव्य प्रवृत्तियों का समाहार, प्रकृति का आलंबन तथा उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण तथा कथानक रूढ़ियाँ। कला पक्षी विशेषता देख लेते हैं। प्रबंध एवं मुक्तक काव्य रूप, वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता, अपभ्रंश, डिंगल पिंगल, मैथिली खड़ी बोली भाषा का प्रयोग, दोहा, सोरठा, छप्पय, तोटक, गाथा, गाहा छंदों का प्रयोग, अत्युक्ति तथा अतिशयोक्ति अलंकारों की प्रधानता। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार आदिकाल की विशेषता, अध्यात्म या रहस्यवाद, ये बोलते हैं तीन है इनके अनुसार, ठीक है। अध्यात्म या रहस्यवाद, निराशावाद, युद्धवाद या वीररस। रूढ़ियाँ इसमें क्या क्या है? नायक के मार्ग में शैतानी शक्तियाँ आ जाती हैं, नायक उनसे लड़ता है, फिर जीतता है, फिर आगे का रास्ता तय करता है। इसमें पक्षियों के माध्यम से कथा संवाद, कहीं पक्षी मिल जाता है तो कथा सुनाता है या पक्षी उसका दोस्त बन जाता है। जैसे पद्मावती में सूगा होता है, पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है ना, उसमें एक सूगा होता है, वो कथा सुनाता है। तो इसमें पक्षियों के माध्यम से कथा का संवाद होता है, कथा को सुनता है नायक और फिर आगे का रास्ता तय करता है। पक्षियों पथिकों के माध्यम से संदेश भेजना, जैसे बाहुबली में भेजता है, ठीक है। नायक का पराशक्तियों से आशीर्वाद व सहयोग प्राप्त होता है, ठीक है। ये आज के लिए बस इतना ही, और कल हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और बता दें, जितना इसमें लिखवा रहे हैं हम बता रहे हैं, इस सारा का सारा चीज़ प्रत्येक दिन आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ के इसको रट जाइए। यकीन मानिए अंतिम तक जाते जाते आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस तैयार रहेगा। यदि आप सोचते हैं कि हम इकट्ठा करके तैयार कर लेंगे तो ये पॉसिबल है, लेकिन फिर वही बहुत समय लगेगा, आपको मानसिक टेंशन होगा, बार बार वही चीज़ करना पड़ेगा। और इसको धीरे धीरे अगर पढ़ते हुए चले जाते हैं बूंद बूंद से, तो घड़ा भर जाएगा, वही बात है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।